नहीं, तू भाग मत, तूने 10 साल बर्बाद किए हैं, तू छोड़ेगा नहीं, तू भाग मत, तू लगे रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सारा सेक्रीफाइस करने के बाद और इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी आखिर में क्या मिलता है? जीरो। जैसे उसका सिलेक्शन होता है, उससे राजा की तरह सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, उसे हीरो बना दिया जाता है। इंटरव्यू है इंटरव्यू। और इस यूथ में इतना पोटेंशियल है कि यदि ये अपनी एनर्जी सही से यूज करें तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। आप कोचिंग इंडस्ट्री उन 2-4% को दिखाकर फिर वही ग्लैमर वाला पाशा फेंकती है और पूरे यूथ को अटका कर रखती है। अब तू अभी फ्रेशर है, तेरा माइंड बहुत शार्प है, तेरे में बहुत एनर्जी है, तू नए नए फैक्ट इजीली। अगर आप इनसे पूछेंगे कि सर पोस्ट तो बहुत कम आती है, 100-200, तो ये आपको एक शानदार सा जवाब फिर उठा के देंगे। क्योंकि ये जो पूरा खेल चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर। जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सरकारी नौकरी का जो पूरा खेला है उसे पूरी तरीके से खोल के रख देंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक आम आदमी सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है, फिर उस खेल में कैसे घुसता है। उसे पता होता है कि उसका भविष्य क्या होने वाला है, फिर भी वो निकलना चाहे तो निकल नहीं पाता है। और ये जो बात मैं करूंगा इस वीडियो में, ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन के कुछ कीमती सालों को इसी खेल के चक्कर में खराब किया है। वीडियो की शुरुआत हम एक सत्य घटना से करेंगे ताकि आपको बत्तीबाजी ना लगे। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इनसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका प्लान भी क्या है, तो ये कहते हैं कि यदि आपने विकल्प ढूंढ लिया तो संकल्प आपका डिगने लगता है। वाह, अरे कहना क्या चाहते हो? मस्त जोक मारा। वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात कहते हैं। आमतौर पर आप हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बंदे के मुंह से ऐसी बातें सुन ही लेंगे। तो क्या है ना भाई, ऐसी लाइन सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है। एक आधे मल्टी टैलेंटेड लोग ही होंगे जो ऐसे लाइन को सीरियस लेते हैं, बाकी तो सब हवा में ही उछाल देते हैं। तो सारी बातें छोड़कर हम हमारी कहानी पर आते हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले हैं। छतरपुर से स्कूलिंग करते हैं और सिविल सर्वेंट बनने का सपना संजोते हैं। इनकी उम्र वर्तमान समय में 47 साल हो चुकी है, यानी ये मेरे पिताजी की उम्र की है। मेरी 2 बड़ी दीदियां हैं और मैं सबसे छोटा उनका भाई। और ये 27 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी मेरी उम्र में और 6 साल ऐड कर दूं, इतने साल तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में ही लगा दिए। इन 27 सालों में इन्होंने 73 प्रीलिम्स दी, 43 मेंस दिए और 8 इंटरव्यू दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अभी तक जॉब ही नहीं लगी है। आप पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपके टक्कर में कोई ना हो, लेकिन इतना भी मत पढ़ो कि उम्र ही निकल जाए। इनकी कहानी मैंने इसीलिए सुनाई क्योंकि देश का जो यूथ है वो इस सरकारी नौकरी के गेम में फंसा हुआ है। देखो भाई, थोड़ा सा डीपली थिंक करें तो हम देखते हैं कि इनके सारे शौक खत्म, इनकी जवानी खत्म, दोस्ती यारी, शादी पार्टी, घूमना फिरना, माता पिता से दूर, मतलब सब कुछ, सारे जो जीवन के शौक है वो सब कुछ मर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारा सेक्रीफाइस करने के बाद और इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी आखिर में क्या मिलता है? जीरो। अब हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि क्या रीज़न है जिससे बंदा सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है, उसके अंदर फिर कैसे घुसता है, निकलना चाहे तो क्यों नहीं निकल पाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 किले हैं, एक किले में गवर्नमेंट जॉब के लोग रहते हैं और एक किले में आम आदमी रहते हैं। अब हम जो पहला किला है जिसमें गवर्नमेंट जॉब के लोग रहते हैं, इसे समझते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट जॉब से सिलेक्शन हुए लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं। ये एक ऐसा वर्ग होता है जो लोगों को दबा के रखता है, इसे कम काम के बदले अच्छा पैसा मिलता है। और इस यूथ में इतना पोटेंशियल है कि यदि ये अपनी एनर्जी सही से यूज करें तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। आप देखते होंगे कि जब भी किसी का किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है तो लोग उसके अंदर तक घुस जाते हैं, पता करते हैं कि किसने क्लियर की, कौन है, इसके नंबर निकालो, इसके घर का पता निकालो। वाह क्या सीन है। अगले दिन उसके घर में रिश्तों की बारिश होने लगती है। लोग छत और रोशनदार तोड़ तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जैसे उसका सिलेक्शन होता है, उससे राजा की तरह सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, उसे हीरो बना दिया जाता है। इंटरव्यू है इंटरव्यू। और आजकल सोशल मीडिया ये सारी चीजें आसानी से कर ही देता है।
सुपरस्टार बना दिया जाता है, उस पर फिल्में बन रही है। मतलब कि सीधी बात बोलूं तो पावर, सिक्योरिटी, ग्लैमर, पैसा, बंगला, गाड़ी, घूस और भी सारी जितनी भी अन्य सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ इन्हें मिलती है। अब ये पहले किले के बारे में बात हो चुकी है। इस पहले किले के बारे में सुनकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले के कानों को तो बहुत सुकून मिला होगा। रुको जरा, सब्र करो। अब बात आती है दूसरे किले की। दिल थाम कर बैठना। हो सकता है अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आप सुन ना पाओ। ये जो दूसरे किले के लोग होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत आम लोग होते हैं। मैं, आप या जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो, या जो भी सोच रहा है वो। जो पहले किले के लोग हैं वो इन दूसरे किले के लोगों को दबा कर रखते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और पैसा कम मिलता है। लेकिन जब ये दूसरे किले के लोग पहले किले वाले लोगों को देखते हैं, उनके ऐशो आराम को देखते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की, तो इनके मन में भी इच्छाएं जागृत होती है कि क्यों ना यार हम भी पहले किले में चले जाएं। और उस पहले किले में जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है एक सीढ़ी की, और वो सीढ़ी होती है गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि पीएससी, यूपीएससी और जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है ये सब। फिर यहाँ से शुरुआत होती है सरकारी नौकरी की डार्क रियलिटी। सारी सुख सुविधाओं को देखकर एक आम बंदा भी कहता है कि तेरा भाई आईएएस बनेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, ये एक ऐसी डार्क रियलिटी है जिसमें प्रिपरेशन करने वालों को पता होता है कि उसके साथ क्या क्या गलत होता है, फिर भी वो इस खेल में फंसा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो इस खेल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, बहुत बार करता है, लेकिन निकल ही नहीं पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, आइए समझते हैं रोला क्या है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, इसी सारे ग्लैमर को देखकर मैं भी सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसा। फिर मैंने देखा कि यदि मुझे पहले किले से दूसरे किले में जाना है तो मुझे ये सीढ़ी पार करनी होगी, और इस सीढ़ी को पार करने के लिए मुझे किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों सहारे की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना महान है कि उसने कभी सिखाया ही नहीं कि तुम किसी सहारे के बगैर डायरेक्ट इस किले में चले जाओ। और ये जो सरकारी नौकरी नामक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के आसपास पूरी जो जनसंख्या है वो फैली हुई है और सोचती है कि क्यों ना इस सीढ़ी को पकड़कर हम भी उस पहले किले में चले जाएं और इन सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं। इस तरह से एक आम आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी में फंसता है, जिसमें अधिकतर यूथ और मिडिल क्लास लोग होते हैं। अब मुझे जो सहारा मिलता है वो मिलता है कोचिंग क्लासेस से। एक्चुअली में मैं इन्हें कोचिंग क्लासेस नहीं बोलूँगा, इन्हें बोलूँगा मैं कोचिंग इंडस्ट्रीज। अब हमारे वीडियो में कोचिंग इंडस्ट्रीज की एंट्री हो चुकी है। अब मैं कोचिंग इंडस्ट्री पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये जो पूरा खेल चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कोचिंग इंडस्ट्री है। इसके साथ 2-4 प्लेयर और ऐड है, जिसमें गवर्नमेंट का नाम आता है, और इस इंडस्ट्री से जो गिने चुने 2-4 टॉपर लोग हैं उनका भी नाम इसी में आता है। अब ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इसे फलना फूलना है, तो किसी भी उद्योग को यदि ग्रोथ करनी है तो उसे कस्टमर भी तैयार करने होंगे, क्योंकि बिना ग्राहक के तो कोई उद्योग चलेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, उस सरकारी नौकरी की जॉब को ग्लैमराइज करते हैं, और उस ग्लैमराइज के चक्कर में फंसता है एक आम आदमी, और वही आम आदमी इसका ग्राहक बनता चला जाता है। अब जब इसमें एक 18 साल का नौजवान इंटर करता है तो वो देखता है कि इसमें अधेड़ उम्र के लोग भी लगे हुए हैं। मैं भी जब 18 साल का था तब कोचिंग गया तो मैंने देखा इसमें 30 साल, 35 साल, 45 साल के लोग भी लगे हुए हैं। और इस इंडस्ट्री ने इतना ज़बरदस्त जकड़ के रखा है कि जैसे वो तैयारी नहीं कर रहे हो, वो राशन की दुकान पे खड़े हो फ्री में राशन लेने के लिए। और यदि ये अधेड़ उम्र के लोग छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि इस कोचिंग इंडस्ट्री के पीछे एक दूसरी इंडस्ट्री काम कर रही होती है, जिसे कहते हैं मोटिवेशनल इंडस्ट्री। और अक्सर आप देखते होंगे ये जो कोचिंग के टीचर लोग होते हैं यही आगे चलकर मोटिवेटर भी बन जाते हैं। कुछ लोग तो राजनीति में भी प्रवेश ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी होती है, लोग इन्हें जानने लगते हैं। आप इनसे सवाल पूछते हैं कि सर इसमें तो अधेड़ उम्र के लोग भी लगे हुए हैं, तो ये आपको बहुत शानदार सा जवाब देंगे कि बेटा ये अधेड़ उम्र के लोग हैं, इनके माइंड में तो बहुत कचरा भरा हुआ है। तू अभी फ्रेशर है, तेरा माइंड बहुत शार्प है, तेरे में बहुत एनर्जी है, तू नए नए फैक्ट इजीली याद रख लेगा, तू कर। मतलब आपको सीधा सीधा बोलते हैं ये कि इनने तो जीवन का नाश कर लिया है, अब तू भी नाश करने में लगे। यदि आप छोड़ना चाहोगे तो ये मोटिवेटर आपको बोलेगा नहीं तू भाग मत, तूने 10 साल बर्बाद किए हैं,
तू छोड़ेगा नहीं, तू भाग मत, तू लगे रे, तू करेगा, तू फोड़ेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो ये बोलेंगे कि फिर 100-200 से तुम लोग को क्या काम, लगे रहो। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा बोलते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि सरकारी नौकरी एक मंदिर है, तुम इसके भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की इसमें आहुति दो। ये ऐसा मोटिवेशन दे देकर लाखों बच्चों को, बुजुर्गों को अटका कर रखती है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इन लोगों में से 2-4 गिने चुने लोग निकल जाते हैं, तो उन गिने चुने लोग को दिखा कर, घसीट कर, इंटरव्यू पर इंटरव्यू करवा कर इंडिया के पूरे यूथ को उलझा कर रखती है। और फिर वो यूथ कहता है कि नहीं, मैं भी क्लियर करूंगा, उसने कर लिया है। यूथ उन 2-4% को देखता है, उन्हें ही सुनता है। वो इन 2-4% के अलावा ये नहीं देखता कि जिन 95% लोगों का नहीं हुआ है उनकी जिंदगी का क्या, वो नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण भी कोचिंग इंडस्ट्री उन 2-4% को दिखाकर फिर वही ग्लैमर वाला पाशा फेंकती है और पूरे यूथ को अटका कर रखती है। अब यहाँ इन्हें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है, जैसा कि हमने बात की। सरकार भी चाहती है युवा अटका रहेगा तो टाइम नहीं मिलेगा तो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। सरकार भी चाहती है कि आप सरकारी नौकरी का झुंझुना पकड़ो और 10-20 सालों तक बजाते रहो। यदि झुंझुना नहीं देंगे तो युवा रोजगार मांगेगा, सड़क पर आएगा, नारे लगाएगा। अब सरकार और आयोग इस खेल को कैसे खेल रही है ये आपको भी पता है, इसकी हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो MPPSC आंदोलन, बिहार प्रोटेस्ट और अभी हाल फिलहाल में हुआ SSC प्रोटेस्ट। भाई हद तो तब हो जाती है जब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों से आप कहते हैं कि भाई अब तो छोड़ दे, 10 साल हो चुके हैं। तो पता है इनका जवाब क्या आता है कि भाई 10 साल खराब हो रहे तो क्या हो गया, अगले 40 सुधर भी तो रहे, कौन सी बुरी बात है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखो भाई, ऐसे लोग क्लियर भी कर ले तो कोई खास टैलेंटेड नहीं होते हैं, क्योंकि बिना टैलेंट वाला बंदा भी अपने आप को 10-12 साल तक खच्चर और गधे की तरह घिसेगा तो ऑब्वियसली वो क्लियर तो कर ही लेगा। और इन 10 सालों में जिनका होना होता है उनका तो हो जाता है, लेकिन भाई जिनका नहीं होता है उनके तो जीवन का पूरी तरीके से नाश हो जाता है। उनके साथ इन 10 सालों में जो बुरे से बुरा होना होता है वो सब कुछ हो चुका होता है और फिर डिप्रेशन में चले जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट निकलते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों में। तो चलो भैया, अब वीडियो के लास्ट फेज पर आते हैं। कैसे एक 18 साल का लड़का इस इंडस्ट्री का कस्टमर बनता है और फिर जीवन भर अपने आप को धोखा देता रहता है। एक 18 साल का लड़का सरकारी नौकरी का झुंझुना पकड़ता है, उसके बाद उसको ये कहने में आसानी हो जाती है कि वो बेरोजगार है, और दूसरी बात थोड़ी बहुत इज्जत भी मिल जाती है कि भाई IAS बनेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अब सरकार भी इनका सपोर्ट करती है। जैसे कि हमने बात करी, यदि आपको योग्यता दिखानी है तो इन्हें 2-4 अटेम्प्ट दो योग्यता दिखाने के लिए। अब सरकार ने इतने अटेम्प्ट दे रखे हैं कि बंदा सोचता है कि इस साल नहीं तो अगले साल तो हो ही जाएगा, और ऐसे बर्बाद होती है पूरी इंडिया की युवा शक्ति। क्योंकि जो देश रोजगार देने में असक्षम होते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। अब बहुत सारे तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो खुद को एस्पिरेंट बोलने की जगह बोलते हैं IMPSC स्टूडेंट। अरे भाई कौन सा स्टूडेंट है तू, कौन सी डिग्री मिलने वाली है तेरे को। और देखो भाई, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों को दिलासा दिया जाता है कि तू ये नहीं तो जीवन में कुछ और तो कर ही लेगा। लफ्फाजी बनकर और सीधा बोलो कि क्या कर लेगा, ये फंस गया सीएम। उसका आधा जीवन खराब हो गया। क्यों उसे झूठी सांत्वना दे रहे हो? और फिर वो यदि छोड़ता भी है तो खुद को दोषी पाने लगता है, और यही डर तैयारी के समय भी उसमें रहता है कि यदि छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यही प्रेशर उसके माइंड पे शुरू से बना हुआ रहता है। गजब बेइज्जती है। और फिर अटेम्प्ट खत्म होने के बाद बिल्कुल टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। उम्र पूरी निकल चुकी होती है, आत्मबल और आत्मसम्मान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है। और सबसे बड़ी बात,
इतने समय बाद उसका सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो काम भी मक्कारी से करता है। आपने देखा होगा सरकारी अधिकारियों को, एकदम मक्कार। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर करप्शन इंडेक्स निकलता है तो भारत की रैंकिंग 180 देशों में 96 नंबर पर आती है। Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं वीडियो को एंड करूंगा। मान लो 10,000 लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, उसमें केवल 10 लोगों को फायदा हो रहा है और 9,990 लोग लुट गए। तो बताओ ये एक्टिविटी क्या देश के लिए काम की है? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और यदि इन 10,000 लोगों के द्वारा अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा क्रिएटिव काम किया जाता तो शायद इन 10,000 में से 4-5 हजार लोगों को सक्सेस होने की संभावना रहती। तो यही कहना चाहूंगा कि जिस काम में सक्सेस के चांस ज्यादा हो उसे चुनो, ताकि इंडिया और इंडिया के यूथ के लाइफ बच जाए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो गाइस, हमें इस दुर्ग को तोड़ना होगा क्योंकि ये दुर्ग बहुत मजबूती से खड़ा है। शोषित वर्ग को इसके खिलाफ क्रांति करनी होगी। हमें इस दुर्ग में जाने का नहीं सोचना है, हमें इसे तोड़ने का सोचना है ताकि समानता है। धन्यवाद। जय हिंद।